देखिए, जो सातवाहन शासक थे उन्होंने मुद्रा स्टार्ट करी थी, एक गोल मुद्रा और एक आवर्त मुद्रा। अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न पैदा होता है, क्यों? क्योंकि दोनों के जो शासक शासक हैं, जिन्होंने स्टार्ट की थी, उन दोनों के नाम में सतकर्णी है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम इसे याद कैसे करेंगे? उसका एक तरीका ये है कि आप ये वर्ड पकड़ो गो, इंग्लिश का गो मीन्स होता है जाना और आओ, हिंदी का आओ का मतलब होता है आना। तो आवर्त मुद्रा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। सतकर्णी फर्स्ट शुरुआती शासक था सातवाहन वंश का। इसने जो अपनी राजधानी स्टार्ट मतलब बनाई थी, वो बनाई थी पैठन या फिर प्रतिष्ठान। इसी का दूसरा नाम पैठन के साथ प्रतिष्ठान है और ये महाराष्ट्र में है, राइट? कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दूसरी चीज़, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था, इसने अपनी राजधानी बनाई थी वेडकटक। वेडकटक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, राइट? तो ये याद रखना कि किसने कहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी। दूसरी बात है, टाइटल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो सबसे पहले जो शासक हुआ था सतकर्णी फर्स्ट, उसके टाइटल देखते हैं। उसके टाइटल थे दक्षिणापथपति। अब प्रतिष्ठान पति क्यों उसको कहा गया है? क्योंकि इसने राजधानी ही प्रतिष्ठान में बनाई थी। और प्रतिष्ठान चूँकि जब आप इंडिया का मैप देखोगे इस तरीके से, तो प्रतिष्ठान यहाँ पे है। तो जब भी नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ओर जब भी आपको जाना होता था, तो ये एक सेंटर हुआ करता था। अब चूँकि इसने सेंटर को अपने कब्जे में ले रखा था या सेंटर को ही अपनी राजधानी बना लिया था, यानी कि पैठण को या फिर प्रतिष्ठान को, इस वजह से इसको कहा जाता था दक्षिण पथपति, कि दक्षिण का के लिए जो पथ जाता है उसका स्वामी, यानी कि उस पर इसका कंट्रोल है। तो दक्षिण पथपति, प्रतिष्ठानपति। और दूसरा कहा जाता है अप्रतिहत चक्र, भी इसी उपाधि है सतकर्णी फर्स्ट की। अप्रतिहत चक्र जैसी उपाधियां गुप्त वंश के शासकों ने भी धारण की है, ये भी याद रखना है, ठीक है? दूसरी बात करेंगे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने, देखिए जनरली क्या था कि आंध्र जो सॉरी जो सातवाहन थे, पहले तो वो पैटर्न प्रतिष्ठान के एरियाज में लोकेट करते थे, लेकिन फिर वो चले गए थे किस रीजन में? आंध्र प्रदेश के रीजन में। तो आंध्र प्रदेश को अपना मेन होल्ड बनाने वाला जो व्यक्ति था, वो था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। याद कैसे करेंगे कि वशिष्ठ के पुत्र ने कोई विशिष्ट काम किया, और वो विशिष्ट काम क्या किया कि उन्होंने अपनी जो मेन सेंटर था, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज का सेंटर बना लिया कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से हम वशिष्ठ को याद रखते हैं। इसी वजह से वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को हम दक्षिण पथ का ईश्वर कहते हैं, दक्षिण पथीश्वर, यानी कि दक्षिण पथ का ईश्वर। तो ये बताइए, ईश्वर तो हमेशा वशिष्ठ होते हैं कि नहीं होते? तो जिसके नाम में भी ईश्वर आ जाएगा, हम वो मान लेंगे वो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है, ठीक है? और इसी को हम आंध्र सम्राट भी कहते थे। यानी कि जो आंध्र सम्राट है, वो बहुत कोई विशिष्ट आदमी होगा। हमने याद रखने के लिए ऐसे याद कर लिया कि ईश्वर को पुलाव पसंद है। ईश्वर को पुलाव पसंद है और कोई अंधा व्यक्ति, उसे भी पुलाव पसंद है, ठीक है? तो पुलाव से याद रहेगा पुलमावी। और इसने नए नवनगर को अपनी राजधानी बनाई थी। राजधानी क्या बनाया था? नवनगर। अब ये नवनगर जो होगा वो कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश में। वेंकटक की उपाधि मिली थी गौतमीपुत्र सतकर्णी को, याद किया है क्योंकि इसने अपनी इसकी राजधानी ही बनाई थी कहाँ पे? वेंकटक। लॉर्ड ऑफ द दक्कन, दक्कन का लॉर्ड कहा जाता था वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी को। किसको? श्री सतकर्णी को। और जो लॉर्ड ऑफ द दक्कन था, इसको पश्चिम भारत में जो शक शासक था रुद्रदामन, इसी ने लॉर्ड ऑफ द दक्कन को 2 बार हराया भी था, लेकिन बाद में मैट्रिमोनियल संबंध इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिए थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी का साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करेंगे, तो गौतमीपुत्र के पुत्र पुलमावी के 19वें वर्ष के नासिक गुहालेख से गौतमीपुत्र द्वारा विजित निम्न क्षेत्रों का पता लगता है। देखिए, गौतमीपुत्र पुलमावी ने अपने 19वें वर्ष में नासिक गुहालेख, यानी कि गुफा में एक लेख मिला है इसका, 19वें वर्ष का है और ये किसका लेख है? ये पुत्र पुलमावी का है, ठीक है? इसमें विजित क्षेत्रों के नाम पता चलते हैं। जैसे बात करेंगे अगर ऋसिक, तो ऋसिक किसे कहा गया है? कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश। अब देखो, गोदावरी और कृष्णा, तो इसका जो तटीय प्रदेश है, ये वाला इलाका, इसको कहा जाता था ऋसिक। तो आंध्र सातवाहनों ने ये ऋसिक को भी जीता था। तो याद कैसे रखेंगे? देखो, ऋषि और कृष्ण, तो कृष्ण भगवान का संबंध ऋषि से आप कर सकते हैं, बिल्कुल। दूसरी बात, दूसरा जो एरिया है वो है मूलक। तीसरा है अस्मक। अस्मक गोदावरी का तटीय प्रदेश होता था। गोदावरी ये महाराष्ट्र से निकलती हुई रिवर है। तो गोदावरी के जो तटीय प्रदेश थे उसको कहते थे अस्मक, ठीक है? यानी कि गोदावरी के जो भी नदी के आसपास का रीजन था, तो अचमक। और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का हमें पता है ये महाराष्ट्र वाला इलाका है। कुकुट, कुकुट जनरली बोलते थे पश्चिमी राजपूताना। पश्चिमी राजपूताना का मतलब हम क्या समझेंगे? ये वाला जो एरिया है, ये पूर्वी राजपूताना है, ये पश्चिमी राजपूताना है, ये वाला एरिया। तो इसको बोलेंगे कुकुट। अब याद कैसे करेंगे? राजपूताना की बात कर रहे हैं, तो याद ऐसे रख सकते हो कि राजपूत ना दूसरों को बहुत कूटते थे। विदर्भ का एरिया हमें पता है। अपरांत, अपरांत था उत्तरी कोंकण तट। उत्तरी कोंकण का एरिया कौन सा है? ये वाला जो एरिया है, ये उत्तरी कोंकण तट, राइट? अनूप था नर्मदा नदी घाटी। और अवंती का मतलब था पश्चिमी मालवा।
और आकर का मतलब था पूर्वी माला, तो अवंती और आकर। ठीक है, अब याद कैसे कर रखेंगे? कृष्णा नदी घाटी का प्रदेशीय क्षेत्र था ऋषिक, गोदावरी का तटीय प्रदेश था अश्मक, नर्मदा नदी घाटी अनूप। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी राजपूताना कुकुट, उत्तरी कोंकण अपरांत, अवंती और आकर। अवंती था पश्चिमी मालवा और पूर्वी मालवा। अब ये इसकी लोकेशन जरा देख लेते हैं। ये है मालवा का एरिया। ठीक है, ये जो है ये अवंती 16 महाजनपद के काल में भी राजधानी थी, ये पश्चिमी मालवा है। और ये जो एरिया है ये है आकर का, ये पूर्वी मालवा है। इसके अलावा बात करेंगे उत्तर मौर्य काल में शासकों की टाइटल्स के बारे में। जैसे प्रज्ञा दुर्बल कहा गया है वृत्रथ को, हर चरित्र में वृत्रथ को प्रज्ञा दुर्बल कहा है। वृत्रथ कौन है? पुष्यमित्र का शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने इसी की हत्या करके तब फिर अपना कब्जा किया था, एक नए वंश की स्थापना करी थी जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। अब वृत्रथ कह सकते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 187 सीई में कर दी, बीसी में कर दी थी, राइट। तो प्रज्ञा दुर्बल, प्रज्ञा मतलब होती बुद्धि से हीन, यानी कि बुद्धि से वीक था कौन? वृत्रथ। तो वृत्रथ कैसा था? वीक था, कैसे? बुद्धि से। और द्विज मतलब होता है अचानक उठने वाला, ये पुष्यमित्र शुंग। तो और पुष्यमित्र सिंह को औदबिज कहा गया हरिवंश में, हरिवंश पुराण जो है उसमें। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसको पुष्यमित्र सिंह को औदबिज कहा क्यों गया है? औदबिज इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि इसने अचानक से वृत्रथ की हत्या कर दी और फिर मतलब राइज होता है शुंग डायनेस्टी का। क्योंकि पुष्यमित्र सिंह ने काफी लड़ाइयां भी लड़ी हैं, इस वजह से इसको सेनानी या सेनापति की उपाधि पुष्यमित्र सिंह को दी गई है। इसके अलावा प्रकृत्या मित्र, प्रकृत्या, देखो प्रकृति और अमित्र है ना, ये अमित्र का मतलब होता है जो आपका मित्र नहीं है, यानी कि शत्रु हुआ। तो शुंगों का प्राकृतिक शत्रु कौन है? शुंगों का स्वाभाविक शत्रु जो है वो रहेगा यज्ञसेन, क्योंकि यज्ञसेन और जो शुंग था, अगनसेन था, उनके बीच में लड़ाई कंटिन्यू चल रही थी। तो इस वजह से यज्ञसेन को, यज्ञसेन का जो टाइटल था वो कहाँ पे था? ये गोदावरी नदी का तट है, इस साइड यज्ञसेन और इस साइड अगनसेन। ठीक है, इसी वजह से यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु कहा जाता है। तो शत्रु कौन है? यज्ञसेन। आंध्रभृत यानी कि आंध्रों का नौकर, आंध्रभ्रात ये कौन थे? इक्ष्वाकु, क्योंकि आंध्र सातवाहन थे, उनके बाद जिन्होंने शासन किया उन्हीं के एक तरीके से मान लो फ्यूडल्स हुआ करते थे पहले, इक्ष्वाकु। इसी वजह से इनको आंध्रों का नौकर इक्ष्वाकु को कहा जाता है। दूसरा आता है श्री पर्वत का शासक, तो इनको इक्ष्वाकु को कहा जाता है। याद कैसे रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कहाँ पे चला गया? पर्वत पे चला गया। ठीक है, तो श्री पर्वत का शासक कैसे? इक्ष्वाकु। दूसरा चट्टू सातकर्णी। अच्छा, एक इसके अलावा हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, हाँ, गोलमेक क्या होता था? सातवाहन काल में गोलमेक जो था वो ग्राम अधिकारी हुआ करता था, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक इकाई आप देख सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे खारवेल की। तो खारवेल ने अपने कुछ वर्षों में कुछ जीत हासिल की है, कुछ विजय हासिल करी है, उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो पहले वर्ष में उसने राजधानी की स्थापना करी। सबसे पहले तो वही कोई भी शासक होगा अपनी राजधानी ही एस्टेब्लिश करेगा ना। दूसरे वर्ष में उसने मुसिक नगर, कर्णवेंडा नदी तक आतंक मचाया। तो पूछेगा कि मुसिक नगर या मुसिक नगर कहाँ तक था? तो हमें याद होना चाहिए कर्णवेंडा नदी। ठीक है, तो दूसरे में उसने मुसिक कर दिया, कर्णवेंडा नदी तक आतंक। फोर्थ रठिक एवं भोज पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो फोर्थ ऐसे याद रखेंगे, फोर्थ रठिक एंड भोज। तो फोर्थ भोज यानी कि फोर भोज, भोज के लिए यानी कि चौथे में। पांचवें में उसने तंसुली से नहर निकाली, तंसुली से एक नहर अपनी राजधानी तक लेके आया। 10 गंगा वैली अटैक, तो 10 में गंगा वैली अटैक। 11 में त्रामीण देश पर अटैक किया। और 12 में उसने क्या किया? जिन प्रतिमा पाटलिपुत्र से वापस लेके आया, किसके ऊपर अटैक करके? वेस्टी मित्र पर अटैक करके लाया। ठीक है, वेस्टी मित्र, इसको लोग, कई लोग बोलते हैं कि पुष्यमित्र संघ को ही वेस्टी मित्र बोला गया होगा। तो ऐसे है, तो याद करेंगे एक बार फिर से। सबसे पहले राजधानी स्थापना करेगा, दूसरी मुसिक नगर या कणवेंद्र नदी तक आतंक मचाएगा दूसरे साल में। चौथे साल में उसने रट्टक भोज पर आक्रमण किया है। पांचवें में तंसुली से नहर लेकर आया राजधानी तक। 10वीं में गंगा घाटी पर अटैक किया। 11वीं में त्रामीर देश पर अटैक किया, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और 12वें में उसने किस पे? पाटलिपुत्र पर अटैक करके वहां से जो दिन प्रतिमा बेसिटी मित्र एक बार लेके गया था उसको वापस लेकर और अपनी राजधानी में जाके एस्टेब्लिश करवाया। और जो खारवेल जो शासक था वो जनरली अगर आप देखेंगे तो वो जैन धर्म से संबंधित था, उसने जैन धर्म को अपनाया हुआ था और फिर आश्रय दिया था। आगे देखेंगे चटु सातकर्णी वंश कहाँ पर था? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में राजधानी हुआ करती थी उसकी कुंतल। ठीक है, तो चतु सातकर्णी वंश कुंतल। तो हम याद कैसे करेंगे? देखो, कुंतल कुंतल भर लोग चाट जाते हैं चीजों को, तो चतु सातकर्णी वंश की राजधानी कुंतल महाराष्ट्र में। बृहत फलायन जो वंश था उसकी राजधानी थी तुंड। ठीक है ना। तो किसी का जो तुंड है, तुंड मतलब मान लेते हैं कि जो नोक है, चोंच है, वो कैसी हो गई है? बृहत फैली हुई है, तो बृहत फलायन वंश का राजधानी तुंड है।
सालकायन वंश की राजधानी थी वेंगी, ठीक है? और कोंकण के जो मौर्य थे, एक तो मौर्य आपको पता है मगध में मौर्य शासन ने शासन किया है, लेकिन एक पता होना चाहिए कि कोंकण के एरियाज़ में भी मौर्यों ने शासन किया है और जिनकी राजधानी पुरी या धारापुरी या जिसको हम एलिफेंटा आइलैंड पर जो बसी थी, वो थी, ठीक है? तो कोंकण के मौर्य की राजधानी क्या थी? पुरी या धारापुरी। अब ये उड़ीसा वाला पुरी मत समझ लेना। आगे हम देखेंगे ये दुख का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? डेमेट्रियस नाम का जो शासक था उसने 2 लिपि में सिक्के चलाए थे। यू से यूनानी और के एस से खरोष्टी। पूछते हैं कि द्विलिपीय सिक्के किसने चलाए थे? डेमेट्रियस ने। तो डी से डेमेट्रियस यू तो। उसी तरीके से एबीजी अब्ज अब्ज अगाथोक्लीज नाम की जो महिला शासक थी उसने ब्राह्मी और ग्रीक 2 द्विभाषीय सिक्के चलाए थे। ये याद रख लो ये 2 लिपीय सिक्के हैं। ये द्विभाषीय सिक्के हैं। ठीक है? तो दुख और अब्ज से याद रखेंगे। इसके अलावा ये बहुत उपाधि हमें कंफ्यूज करती है कि धम्मचक्र किसकी है, धर्मकश किसका है। देखते हैं। धर्मचक्र की उपाधि है कॉपर कॉइन्स ऑफ मीनांडर। मीनांडर की उपाधि है उसको उसके कॉपर कॉइन्स उसने जो चलाए थे उसमें उसको धर्मचक्र कहा गया। तो हमें ऐसे याद कर लेंगे कि धर्म के चक्र से हर किसी को डर लगता है। ठीक है? तो मीनांडर और किसमें? कॉपर के कॉइन्स में। दूसरा है धर्मकश, ये भी मीनांडर की। तो डर कर कस के पकड़। तो देखो धर्मकश कस जैसे आएगा तो कस का आप चीजों को कस के कब पकड़ते थे? आपको डर लगने लगता है। ठीक है? और धर्मतिथ तिथ कुजुल कड़फिसस। देखो तिथि मतलब हमने ऐसे याद कर लिया, तिथ को याद कर लिया तिथि से। इसमें क्या आ रहा? जुल। जुल मतलब हमने याद कर लिया जुलाई। तो तिथि जुलाई यानी कि कुजुल कड़फिसस की उपाधि थी। और धर्मिकस ये पार्शियल टाइटल हुआ करता था जो उनके कॉइन्स पे दिया जाता था। तो पार्थ धर्म को कस। ठीक है? कैसे याद किया? पार्थ धर्म को कस। अब देखो कस कस दोनों में आ रहा है। तो मीनांडर की जो उपाधि है वो ध्रिम है, ध्रिम। और जबकि पार्थियन को दी गई है वो देखो जैसे पार्थ ऐसे लिखा जाएगा और धर्मी भी ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें रा ऊपर दोनों में आ रहा है। तो ऐसे याद रख लेना कि जिसमें ऊपर रा रा रहा था वो पर्थ वाला है। और देवव्रत वो उपाधि दी गई है गोंडो फर्नेस। आगे देखेंगे। अब हमें गुप्त काल का एक शासक पता है समुद्रगुप्त, जिसको हम मानते हैं कि बीड़ा वादन में उसको बड़ा शौक था। बीड़ा वादन के सिक्के उसके हमें प्राप्त हुए। उसी तरीके से रुद्रदामन जो था वो संगीत प्रेमी था। नाम भले रुद्र है, जैसे भगवान रुद्र को संगीत पसंद है, ऐसे याद कर लेना रुद्रदामन को भी संगीत पसंद है। टिबेरियस के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? तक्षशिला से। तो ता से तक्षशिला और ता से टिबेरियस। दूसरी बात करेंगे रोमन इंडिया व्यापार पर दुख प्रकट दो लोगों ने किया। एक प्लिनी ने किया जो लेखक था और दूसरा किया टिबेरियस। टिबेरियस ने तो अपनी सभा के सामने भी इस चीज को का मुद्दा उठाया था कि भारत से जो हम व्यापार कर रहे हैं वो हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि मेजर जो हमारा बुलियन है, बुलियन यानी कि सोना चांदी हम भारत को भेज रहे हैं। ठीक है? तो रोमन इंडिया व्यापार पर दुख प्रकट करने वाले हैं प्लिनी और टिबेरियस। भारत से राजदूत गए थे किस किस के दरबार में? एक अगस्टस के दरबार में गए थे और एक ट्रोजन के दरबार में गए थे। तो दो राजदूत भारत से गए थे। किन किन के दरबार में? ऑगस्टस और ट्रेजर। ठीक है? काराबार किसको कहा जाता था? जो व्यक्ति कर्म चर्म का कारोबार करते थे उसको बोलते थे काराबार। काराबार मतलब कारी कारी चीजों का। और चर्म कैसी होती है? काली होती है। अरगरू अगर वर्ड आ जाए तो अरगरू वर्ड उरैयूर से प्राप्त जो मखमल का कपड़ा था उसको हम बोलते थे अरगरू। उरैयूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है? तो अरगरू एक प्रकार का रेशम का कपड़ा था। पूग जो होती थी इसको पूग का जो हेड होता था वो ज्येष्ठक होता था। निगम का जो हेड होता था वो सृष्टि होता था और श्रेणी का जो हेड होता था वो प्रमुख होता था। पूग में क्या होता था कि विभिन्न जाति के लोग यानी कि विभिन्न जाति के लोग, लेकिन उनका जो व्यापार है वो एक ही है, उसको पूग बोलते थे। ठीक है? उस संस्था को। निगम का कौन? श्रेष्ठ निगम। और श्रेणी श्रेणियों में प्रमुख। ऐसे याद करेंगे। पूग का कौन? ज्येष्ठक। तो सबसे पहले जेठ के पग रखे जाने चाहिए, ऐसे याद किया है। अगर हम बात करेंगे पुनर्विवाह की, तो पुनर्भु वर्ड आया है दो टेक्स्ट में, एक अमरकोश में और एक मनुस्मृति में। राइट? विधवा विवाह की मनाही कौन करता है? विधवा विवाह की मनाही करता है गौतम ऋषि। ठीक है? गौतम ऋषि ने सख्त आदेश दिए विधवा, जबकि पाराशर स्मृति और नारद स्मृति ये दोनों विधवा विवाह को अलाउ करते हैं, लेकिन गौतम जो है वो मना करते हैं। संपत्ति का अधिकार दिया है याज्ञवल्क्य ने और कात्यायन ने महिलाओं को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याज्ञवल्क्य पहले ऐसा दृष्टा थे जिन्होंने संपत्ति का अधिकार महिलाओं को दिया, लेकिन याज्ञवल्क्य ने सिर्फ संपत्ति का अधिकार तो दे दिया, लेकिन शिक्षा का अधिकार महिलाओं को वो नहीं देते हैं। वो कहते हैं विवाह ही उनकी शिक्षा है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कात्यायन ने गिरवी रखने का अधिकार, उनकी जो कुछ संपत्ति होती थी महिलाओं का उसको गिरवी रखने का अधिकार दिया। इस एस्पेक्ट में हम मानते हैं कि कात्यायन ने महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया था। विधवा विवाह की
को अलाउ करते हैं नारद और पाराशर। तो हमने यहाँ से याद किया क्या है कि पर नर विधवा नहीं रहेगा, पर नर विधवा नहीं रहेगा, पर मतलब पाराशर, नर मतलब ये नारद, और विधवा नहीं रहेगा यानी कि विधवा नहीं रहेगा, यानी कि विधवा को अलाउ करते हैं शादी का। लेकिन जो बृहस्पति है वो विधवा विवाह को बैन कर देते हैं, ठीक है। कौन? वहां से बृहस्पति और वहां से विधवा। आगे देखेंगे पातालपुर अभिलेख। पातालपुर जो अभिलेख है वो महाराज कुलदीप का है, वो जो उनकी चेदी वंश से रिलेटेड थे, इसी को बोलते थे महामेघवाहन वंश, ठीक है। याद कैसे करेंगे हम कि पाताल में भी जाके किसी ने छेद कर दिया है, ठीक है। और कौन सा? पाताल कुदेव। उदयगिरी हिल्स में आपको जो गुफाएं मिलेंगी वो तो रानी गुफा मिलेगी, गणेश गुफा, हाथी गुफा, स्वर्गपुरी गुफा, ये उड़ीसा में है। खांडगिरी हिल्स में आपको मिलेगी अनंत गुफा। तो हम बस इसको अनंत को याद कर लें। तो कैसे याद करेंगे कि अनंत हिस खंड कर दिए किसी ने, किसने खंड कर दिए? अनंत खंड कर दिए। तो अनंत गुफा खांडगिरी में, जबकि रानी, गणेश, हाथी और स्वर्गपुरी गुफा सब उदयगिरी में। पतंजलि व पाणिनि दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शूद्रों को निर्वसित और अनिर्वसित में डिवाइड किया है। किस किसने? पासे पतंजलि, पासे पाणिनि। पाणिनि पहले आए थे, पाणिनि ने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की पुस्तक पर ही पतंजलि ने अपनी महाभाष्य टीका लिखी थी, ठीक। तो इन्होंने शूद्रों को दो हिस्सों में बांटा है, दो पार्ट्स में, यानी कि दो तरीके के शूद्र, एक निर्वसित एक अनिर्वसित। अनिर्वसित कहा है इनको जो यवन और जो शक शासक, जो शक थे, उनको उन्होंने अनिर्वसित कहा है। और जो इंडिया के ही शूद्र थे उनको उन्होंने निर्वासित किया है, ठीक है। वृत्त क्षत्रिय किसे कहा जाता था? वृत्त क्षत्रिय कहा गया है यवन को, शक, पार्थियन, ऐसे लोग, यानी कि यवन, शक और पार्थियन को वृत्त क्षत्रिय कहा गया। क्यों कहा गया है? स्टेटमेंट में देगा क्यों। क्योंकि इन्होंने जो रिचुअल्स होते थे, वो वैदिक रिचुअल्स थे, वो ये परफॉर्म नहीं करते थे। इसको उन्होंने कहा है क्या? वृत्त क्षत्रिय क्षत्रिय। आगे देखेंगे मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है। मनु ने नियोग को क्या कहा है? पशु धर्म कहा है। मनुस्मृति नियोग को अलाउ नहीं करता है। पुनर्भू जैसे शब्द मैंने बताया था, दो चीजों में आते हैं, एक तो अमरकोश में आता है और दूसरा मनुस्मृति में आता है, ठीक है। इसके अलावा अम्बष्ट का मतलब क्या है? अम्बष्ट ऐसी संतान होती थी जो अनुलोम विवाह से जन्मे। अनुलोम विवाह का मतलब है ब्राह्मण पुरुष और वैश्य माता। तो ब्राह्मण पुरुष और वैश्य माता से जो संतान उत्पन्न थी उसको अम्बष्ट बोलते थे। और ऐसी संतान की जो वृत्ति, यानी कि वो अपना क्या करियर बनाएगा, तो वो था चिकित्सक बनेगा। तो उस समय आप देखो चिकित्सक यानी कि एक सर्विस प्रोवाइडर ही था। प्रतिलोम विवाह में यानी कि ब्राह्मण माता एवं शूद्र प्रथा से जो उत्पन्न संतान थी वो चांडाल कहलाती थी। नियोग से जो उत्पन्न पुत्र होता था उसको क्षेत्रज कहलाता था। और अविवाहित लड़की से के जो पुत्र था उसको क्या बोलते थे? सहोदर। यानी कि सामीस यही उधर से जन्मा, ठीक है। और क्षेत्रज याद रखना, नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा गया है। घर में रहने वाली कन्या या दासी से अगर पुत्र उत्पन्न हो जाता था तो उसको कहते थे कानीन। जबकि जो विवाह से विधि अनुसार जो पुत्र उत्पन्न होता था तो औरस। तो पुत्रों में औरस को सबसे श्रेष्ठ पुत्र माना जाता था। औरस पुत्रों की श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ पुत्र था, यानी कि औरस, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप के पुत्रों की बात करी। अम्बष्ट अनुलोम से, चांडाल प्रतिलोम विवाह से, क्षेत्रज नियोग से, सहोदर जब अविवाहित लड़की के पुत्र उत्पन्न हो जाए, वो घर में रहने वाली कन्या दासी से उत्पन्न पुत्र हो उसको कालीन कहते थे, और औरस जो लीगल पुत्र होते थे वो। इसके अलावा हम बात करेंगे अभी प्लिनी। प्लिनी ने हमें रत्नों की सूची दी है, ठीक है। क्या है? यानी कि प्लिनी ने रत्नों की हमें प्लेलिस्ट दी है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लूरोपोर्ट, उड़ीसा में एक बंदरगाह हुआ करता था। इसी को दंतपुर, यानी कि फ्लूरोपोर्ट जो ग्रीक लेखक ने उस समय बताया कि एक फ्लूरोपोर्ट था, उसका अगर हम सामने बैठाएंगे तो वो आज के दंतपुर से हमें मिलता है। कोल्ची जो बंदरगाह हुआ करता था वो पर्ल व्यापार के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। कौन सा? कोल्ची बंदरगाह। कहाँ पे? आंध्र तमिलनाडु के एरियाज में, ठीक है। और ये भी कहा गया था कि पर्ल व्यापार, यानी कि पर्ल का जो काम है वो किससे करवाया जाता था? तो अपराधियों को उसी में लगाया जाता था, पर्ल व्यापार में। तो स्टेटमेंट बना सकते हैं कि अपराधियों को पर्ल व्यापार करवाया जाता था। इसके अलावा भृगु कच्छ से दास व्यापार होता था। देखो याद कैसे करेंगे। कच्छ, जो कच्छे कच्छे लोग हैं ना वो दास व्यापार करते थे। तो कोल्ची से पर्ल व्यापार यानी कि मोतियों का व्यापार, और भृगु कच्छ से दास व्यापार। वैजयंती जो पोर्ट था वो कहाँ पे था? कन्नड़ रीजन में था। जैसे फ्लूरो पोर्ट कहाँ पे था? उड़ीसा के रीजन में, दंतपुर। मूर्तियां और उनके सांचे हमें दो एरिया से प्राप्त होते हैं, थिल्सवरम आंध्र प्रदेश में और कोंडापुर नियर हैदराबाद, ठीक है। तो ये याद रखना कि मूर्ति और उनके सांचे कहाँ से? थिल्सवरम आंध्र प्रदेश और कोंडापुर नियर हैदराबाद। मोराकूप अभिलेख की अगर हम बात करेंगे तो मोराकूप अभिलेख में शक छत्रप षोडश का है ये, जो शक शासक था।
पंचवर्णी वीरों की प्रतिमा एवं मंदिरों का उल्लेख हमें मोराकूप अभिलेख से ही प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचवर्णी वीर जो थे भगवत धर्म से रिलेटेड, उनकी जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां कैसी बनी है, एस्टैब्लिश करवाने की बात या फिर उनके मंदिर बनाने की बात आपको मोराकूप अभिलेख में मिलेगा। जबकि हम क्या देखते हैं, ऑफिशियली तौर पर जो मंदिरों का निर्माण है वो हमें देखने को मिलता है, वो गुप्त काल में देखने को मिलता है, राइट। काराबार बताया था कि जो लोग चीजें कार्यकारी चीजों में लगते हैं वो चर्म यानी कि चर्म व्यवसायी थे। निगम श्रेष्ठी प्रमुख ये बताया था। श्रेष्ठ निगम श्रेणी का प्रमुख और पूग यानी कि पग रखा जाएगा ज्येष्ठ का। गोवर्धन बोला जाता था नासिक को, इसको श्रेणियों का केंद्र कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा होता था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए गोवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट श्रेणी धर्म का प्रतिपादन किया है मनु ने। सबसे पहले श्रेणी धर्म का प्रतिपादन करने वाले कौन है? मनु। की श्रेणियों का धर्म क्या होता है? अब श्रेणी व्यापारी जो संस्थाएं होती थी उनको बोलते हैं। मथुरा लेख जो होता है होविस्क का, उसमें आटा पीसने वाली चक्की का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो पीस होविस्क इस तरीके से याद रखेंगे। नहपन का नासिक अभिलेख में आपको देखने को मिलेगा तंतुबा या रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख मिलता है। और मंदसौर के अभिलेख जो है कुमारगुप्त सेकंड का, उसमें 43 श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो ये 3 श्रेणियां, 3 अलग-अलग अभिलेख हैं, ठीक है? तो ये मथुरा का तो हमने याद कर लिया, आटा पीसने वाली। और इंदौर, मंदसौर, देखो सौर जो होता है, सौर, और जो मंदसौर है और वो तेली, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि तेलियों ने कुछ पैसा दान दिया था कि मंदसौर के सूर्य मंदिर में क्या दीपक जलता रहे। तो 43 श्रेणी मंदसौर। या फिर मंदसौर कहाँ पर? इंदौर, है ना? तो तेल का दीपक कहाँ चलेगा? इंदौर। और नहपान का नासिक अभिलेख में रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख है, या तंतुबाय या इसी को कहते हैं रेशम बुनकर। तो नासिक यानी कि आपने रेशम का नाश कर दिया है। आगे हम देखेंगे, राइट। यवन आक्रमण की अगर हम बात करेंगे तो यवन आक्रमण मथुरा पे हुआ है और साकेत में, इस बात की जानकारी हमें गार्गी संहिता से मिलती है। इसके अलावा एक और टेक्स्ट है जो हमें यवन आक्रमण की जानकारी देता है, वो है पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि कहते हैं कि यवन आक्रमण हुआ कहाँ पे? माध्यमिका में और साकेत में। तो माध्यमिका जो है वो उसको प्राचीन नाम है किसका? चित्तौड़ का। चित्तौड़ जो है राजस्थान का, उसका। और अयोध्या तो साकेत का। तो कहने का मतलब है गार्गी संहिता में साकेत की जानकारी है, इसमें भी साकेत की जानकारी है, लेकिन अलग अलग। मथुरा में यवन आक्रमण हुआ, इस बात की जानकारी हमें कौन देता है? गार्गी संहिता। और पतंजलि जानकारी कहाँ पे देते हैं? माध्यमिका की, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि जब व्यक्ति योग करता है तो मध्य में बैठ के योग करता है, माध्यमिका। नागनिका का नाना घाट जो इंस्क्रिप्शन है उसमें पहला रेफरेंस दिया गया है करसापण का। करसापण मतलब कांसे का जो पण होता है, यानी कि कॉपर के जो कॉइन्स होते थे उसका। और इसी में पहला रेफरेंस दिया गया है लैंड ग्रांट का। लैंड ग्रांट यानी कि भूमि अनुदान का। तो याद रखना, नागनिका का नाना घाट अभिलेख में पहला रेफरेंस है लैंड ग्रांट का। जो नासिक इंस्क्रिप्शन है सर्च करने का, इसमें पहला रेफरेंस दिया गया है लैंड ग्रांट के साथ साथ में जिसको लैंड ग्रांट दी जा रही है उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज भी मिल जाए, जैसे कि टैक्स फ्री। तो ये दोनों में मूल अंतर है। अगर ये पूछे कि लैंड ग्रांट का पहला रेफरेंस तो नागनिका का नाना घाट इंस्क्रिप्शन, और अगर ये पूछे कि लैंड ग्रांट के साथ कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे, इसका पहला रेफरेंस यहाँ पे मिलता है, तो वो होगा नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ सतकर्णी। जहाज अंकन के सिक्के हमें जो मिलते हैं यज्ञ श्री सतकर्णी के, वो बने थे किसके? सीसा के। तो हमें ऐसे याद रख लो कि सीसा में, जैसे मान लो पहले लोग जहाज लेके जाते थे तो वो सीसा लेके जाते थे, जिसपे कि वो दूर की चीजों को ऑब्जर्व कर सके। मीनांडर बैराट से मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो मीनांडर की है। इसके अलावा रेह और जो सिनकोट अभिलेख है वो भी किसके हैं? मीनांडर के। याद रखिएगा, रेह और सिनकोट अभिलेख है मीनांडर के। स्ट्रेटो द्वितीय ने सीसा के सिक्के चलाए, तो एस से स्ट्रेटो, एस से सीसा। रुद्रदमन संगीत विद्या में एक्सपर्ट था, ये हमने पहले डिस्कस किया है। जो सबसे पहले भारत में डेटेड सिक्के और जो संस्कृत कॉइन चलाए गए थे, यानी कि जिनमें तारीख अंकित होती थी और जो संस्कृत में लिखी होती थी, वो चलाए थे जीव दावर ने। तो हम कैसे याद रख सकते हैं कि हमने किसी जीव को एक तारीख देके रखी है। गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स का जो अनुपात था सातवाहन काल में, वो कितना था? 1:35। याद रखना, ये अनुपात पूछ लेते हैं। जैसे कि अशोक के हमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वैसे ही हमें कनिष्क के भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ऐसे कितने इंस्क्रिप्शंस मिले हैं? 12। जैसे कि तक्षशिला इंस्क्रिप्शन, रवातक, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन, सुई विहार और जयदा अभिलेख, ये सब कनिष्क से रिलेटेड है। रवातक इंस्क्रिप्शन में शक संवत का प्रयोग किया गया है, और रवातक में ही वंशावली का की जानकारी हमें कुषाण वंश की वंशावली दी गई है। इसके अलावा रवातक इंस्क्रिप्शन में 6 शहर दिखाए गए हैं। 6 शहरों का वर्णन है, वो कौन कौन से हैं? कस्क, सीपीयू, ठीक है ना? कस्के सीपीयू, कस्के सीपीयू, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं ना, जैसे आपका सीपीयू खराब हो जाता है, कस्के सीपीयू। तो के से कौंडिन्य, एस से साकेत, के से कौशाम्बी, सी से चंपा, पी से पाटलिपुत्र और यू से उज्जैन। तो कस्क सीपीयू, ये 6 शहर हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
वैशेषिक जो वशिष्ठ ने जुष्टपुर का एस्टेब्लिशमेंट किया था कहाँ पे? कश्मीर में। याद रखना इसमें जुष्टपुर जो है वो वशिष्ठ ने किया था, ना कि कनिष्क ने। ख्वारिज़्म के टोपरक काला से एक विशाल एक पैलेस मिला है जो कि कुषाण काल का है। कहाँ से मिला हमें? टोपरक काला, वो जो कहाँ पे है? ख्वारिज़्म एम्पायर के पास में। कुषाण कालीन जो ब्रिक स्ट्रक्चर्स हमें मिला है वो मिला है श्रृंगेरपुर प्रयागराज से और फिर बिहार से। कुछ ब्रिक का यानी कि ईंट से बनाया हुआ कोई भी स्ट्रक्चर था जो कि अब उसका सिर्फ अवशेष शेष रह गया, वो मिलता है प्रयागराज, कहाँ पे? श्रृंगेरपुर एग्जैक्ट लोकेशन, और बिहार में चिरांद से।